नमस्कार साथियों, अपने आसन का टॉपिक चल रहा था और आसन में हमने जो 13 आसन है वो पढ़ लिए थे और अंतिम आसन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है वज्रासन। वज्रासन में हम क्या करते हैं? वज्रासन में हम कुछ इस प्रकार की स्थिति से बैठते हैं कि जो हमारे जो पंजे हैं वो पंजे तो रहे बीच के अंदर इस प्रकार से और एडिया रहे साइड के अंदर, ठीक है। और घुटनों को इस तरह से बेंड करके बैठना है और ध्यान रखना है कि बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए और हाथ कहां पे रहने चाहिए? घुटनों के ऊपर रहने चाहिए। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वज्रासन कहते हैं। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। कैसा है? ध्यानात्मक आसन है। कभी कभार इसको संवर्धनात्मक आसन की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, पर अमूमन ये मूलतः क्या है? ध्यानात्मक आसन है। इससे क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है। क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ेगी तो मन की चंचलता घटेगी और घुटनों के लिए लाभदायक है। किसके लिए? क्योंकि घुटने बैंड रहते हैं, घुटनों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। अधिकतर जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था में घुटनों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो अगर युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में वज्रासन सही ढंग से किया जाए या अगर आप पॉसिबल है तो वृद्धावस्था में भी करें तो आपके घुटने क्या रहेंगे? सही रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट व्यू इसका क्या है कि एकमात्र ऐसा आसन है, एकमात्र ऐसा आसन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के पश्चात किया जा सकता है। जैसे हमने भोजन किया, बाकी कोई सा भी आसन ऐसा नहीं है कि जिसे हम भोजन करने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे हमने भोजन किया उसके पश्चात हमें कौन सा आसन करना चाहिए? वज्रासन करना चाहिए। अमूमन यहाँ तक कि आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा, उनके जो भोजन करने की टेबल होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी, इवन बिल्कुल छोटी सी टेबल होती है। इस प्रकार से उनकी टेबल होती है खाने की, यहाँ पर ऊपर खाना रखा हुआ होता है, ठीक है। और वो भोजन भी क्या करते हैं? वज्रासन अवस्था में बैठ कर ही करते हैं। आपने अगर चाइनीज मूवीज देखी है तो उनके अंदर आपको पता चला होगा, ठीक है। या फिर आपने डोरेमोन और जो चाइनीज कार्टून आते हैं ना वो देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बैठ के चाइनीज लोग भोजन भी करते हैं। पर हमारे भारत में क्या है? भारत में जो योग सूत्र है जो योगी लोग जो कहते हैं, ऋषि मुनि जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भोजन करने के पश्चात में ये आसन करना चाहिए। तो हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है कि भोजन करने के पश्चात एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा है? वज्रासन है, ठीक है। ये वज्रासन करने से जो गैस है, कब्ज है और अपचन है, इस प्रकार की बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। इस आसन को कितनी देर तक करना चाहिए? तो इस आसन को 5 से लेकर 15 मिनट तक करना चाहिए। तो ये वज्रासन है, मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हमारा आसन जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब हम प्राणायाम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 10-11 जो प्राणायाम है वो पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है कि कौन सा प्राणायाम है, ठीक है, पर फिर भी हम प्राणायाम को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राणायाम पढ़ने से पहले हमें एक चीज नोटिस करनी चाहिए जिसका बार बार प्राणायाम के अंदर जिक्र आएगा, वो है बंद। बंद क्या होता है? बंद यानी बांधना, बंद यानी बांधना, ठीक है। बंद यानी क्या होता है? बांधना, बांधना या फिर रोकना। क्या होता है? रोकना, ठीक है, या फिर स्थिर करना, स्थिर करना। देखिए, हमारे शरीर में हम 3 तरह के बंद लगा सकते हैं। जो सबसे पहला बंद है वो होता है जालंधर बंद। जालंधर बंद। दूसरा जो बंद होता है वो होता है उड्डीयान बंद। उड्डीयान बंद। तीसरा जो बंद होता है वो होता है मूल बंद। तीसरा जो बंद होता है वो होता है मूल बंद, ठीक है। देखिए,
तीनों बंद है ना ध्यानात्मक आसन में बैठकर लगाए जाएंगे, तीनों बंद बैठकर लगाए जाएंगे। अमूमन जालंधर बंद और उद्यान बंद तो जहां तक संभव हो पद्मासन में लगाने चाहिए। कौन सा आसन में लगाने चाहिए? पद्मासन में ही लगाने चाहिए। वैसे किसी भी आसन में बैठ के किसी भी आसन में लगा सकते हैं, पर बेस्ट क्या रहता है? पद्मासन में लगाने क्या रहता है? बेस्ट रहता है। अब इन तीनों बंदों का संबंध किससे है, क्या है? देखिए, जालंधर बंद का जो संबंध है वो हमारी ग्रीवा भाग से यानी गर्दन से है। कहां से है? गर्दन, जो हमारी ग्रीवा भाग है, गर्दन का जो ये पार्ट है उससे है संबंध। किसका? जालंधर बंद का। जो उद्यान बंद है इसका जो संबंध है वो हमारे पेट से है। कहां से है? उदर या पेट वाले भाग से है। और मूल बंद का जो संबंध है वो हमारे गुदा द्वार या मल द्वार से है। ठीक है, अब देखिए जालंधर बंद में क्या होता है। जालंधर बंद के अंदर क्या होता है, हमारी जो ठोडी है, हम किसी भी ध्यानात्मक आसन, जैसे हम पद्मासन में बैठ गए, ठीक है, इसके बाद हमारी जो ठोडी है इसको बिल्कुल नीचे ले जाना है। क्या करना है? ठोडी को नीचे ले जाना है और छाती से स्पर्श करना है। जो हमारी छाती है, चेस्ट है, चेस्ट वाले पार्ट से क्या करना है? इसको टच करना है। छाती कह दो या सीना कह दो, इस पार्ट से टच करना है इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर अंदर की तरफ गर्दन को, जो अपनी मसल्स है, गर्दन की जो मसल्स है, उस मसल से एक खिंचाव उत्पन्न करना है। मसल्स को क्या करना है? एक खिंचाव यानी खींच करके रखना है। अब इस दौरान हम क्या कर सकते हैं? श्वास को अंदर या बाहर कर सकते हैं। श्वास को अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो हमारी जो ठोडी है, ठोडी को किससे टच करना है? सीने से या चेस्ट से टच करना है। और टच करने के बाद में अंदर की मसल से इस ग्रीवा भाग पे क्या कर देना है? दबाव देना है। ठीक है, तो ये जालंधर बंद हो गया। और ये क्या होगा? ये जो हमारी थायराइड है, ठीक, ग्रीवा पैराथायराइड है, इनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। थायराइड सही ढंग से काम करने लग जाएगी, पैराथायराइड सही ढंग से काम करने लग जाएगी। तो ये जालंधर बंद हो गया। जालंधर बंद का आपको इतना ही ध्यान रखना है, जालंधर बंद का संबंध किससे है? गर्दन यानी ग्रीवा वाले भाग से है। ठीक है, अब देखिए उद्यान बंद का संबंध किससे है? पेट से। हमारा जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, पेट वाला पार्ट है, पेट से किसका संबंध है? उद्यान बंद का संबंध है। पेट को क्या करना है? पेट को मांसपेशियों की सहायता से, जो पेट के अंदर की पेट के ऊपर की मांसपेशियां है, उनकी सहायता से पेट को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाना है, कमर की तरफ ले जाना है, मतलब अंदर की तरफ संकुचित करना है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारा पेट, ये मेरा पेट है, इसको बिल्कुल मैंने क्या किया? अंदर की तरफ खींच कर रखा। ठीक है, अब मैं श्वास ले रहा हूं पर पेट क्या हुआ? अंदर खींचा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार के बंद को हम क्या कहते हैं? उद्यान बंद। इसका संबंध किससे है? पेट से है। पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखना, मांसपेशियों की सहायता से पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखना। ठीक है, इस बंद को क्या कहते हैं? उद्यान बंद कहते हैं। उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, तीनों बंद के दौरान हम श्वसन प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य रखेंगे। श्वास छोड़ते रहेंगे और लेते रहेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर यहाँ पे गर्दन को अंदर की तरफ खींच के रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। मूल बंद में देखिए, मूल बंद में हमें क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट पैर है, जो हमारा बैठना है, बिल्कुल बैठने के बाद क्या करना है? जो हमारा लेफ्ट पैर है, लेफ्ट साइड का जो पैर है, इसकी जो एडी है, इसको हमारे गुदा द्वार के ऊपर रखना है। कहां रखना है? गुदा द्वार के ऊपर रखना है। इस प्रकार से पैर की एडी को गुदा द्वार के ऊपर रखना है। गुदा द्वार के ऊपर रखने के बाद में गुदा द्वार से सटाना है, पैर को फोल्ड करना है, बैठे बैठे जब इसको गुदा द्वार से सटाना है। और फिर जो हमारा राइट पैर है, राइट पैर को क्या करना है? राइट पैर को या राइट लेग को क्या करना है? राइट लेग को लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रखना है, लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से बैठने का पोस्चर बन जाएगा। वापस से बताता हूं, लेफ्ट पैर की जो एडी है इसको गुदा द्वार से सटाना है और उसके बाद में राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रख देना। राइट पैर का जो पंजा है ना, उसको लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर रख देना है। अमूमन ये जो मान लीजिए ये लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर तो कहां चला गया? अंदर की तरफ चला गया, गुदा द्वार से इसकी एडी सटा दी हमने। ठीक है, अब जो राइट पैर है, राइट पैर को क्या करना है? लेफ्ट पैर की थाई के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। ठीक है, तो इसमें अमूमन
एक सिद्धासन जैसी रचना बन जाएगी। कैसी रचना बनेगी? सिद्धासन, सिद्धासन जैसी रचना बन जाएगी। सिद्धासन में क्या होता है? सिद्धासन में यही होता है कि जो लेफ्ट पैर होता है वो तो होता है नीचे की तरफ, और राइट पैर क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो वो सिद्धासन की रचना बन जाएगी। अब देखिए, इस अवस्था में हमें क्या करना है? इस अवस्था में हमारा जो मूल है, जिसे हम मूल द्वार या जिसे हम गुदा कहते हैं या मल द्वार कहते हैं, जिसे हम मल द्वार कहते हैं, इस मल द्वार को संकुचित करना है। संकुचित मतलब ऊपर की तरफ खींचना है, मसल्स के द्वारा क्या करना है? ऊपर की तरफ खींच के रखना है। कहां तक? नाभि तक। कहां तक खींच के रखना है? नाभि तक। मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ मांसपेशियों की सहायता से, मांसपेशी सहायता से खींचना है। कहां तक खींचना है? नाभि तक। कहां तक खींचना है? हमारी नाभि तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा बंध लग जाएगा? मूल बंध लग जाएगा। ठीक है, अब आपको इन तीनों बंधों के बारे में ध्यान क्या रखना है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलंधर बंध का संबंध कौन से भाग से है? तो ग्रीवा या गर्दन वाले भाग से है। ठीक है, उड्डयन बंध का संबंध कौन से भाग से है? तो पेट से है। मूल बंध का संबंध मूल द्वार या मल द्वार या गुदा से है। तो ये बंध आपको, मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, इजी है, इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं। एक बार आप खुद करिए, प्रैक्टिकली करके देखिए, बिल्कुल इजी लगेगा आपको। थोड़ी को नीचे कीजिए, ठीक है, और यहाँ की मांसपेशियों को हल्का सा दबाव डालिए मांसपेशियों के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपको जलंधर बंध लगाना आ जाएगा। फिर उड्डयन बंध, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचे रखा और नॉर्मली सांस लीजिए, तो आपको उड्डयन बंध लगाना आ जाएगा। मूल बंध, मूल द्वार जो है उसको बैक वाला पोर्शन है पूरा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए उसको। ठीक है, नाभि तक लाने की कोशिश कीजिए, तो उससे मूल बंध लग जाएगा। तो ये हमारा बंध हो गया। बंध का मतलब होता है बांधना, रोकना या स्थिर करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इस बंध के बेस पर ही प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम की जो मूल बात थी वो मैंने आपको बता रखी है पहले। प्राणायाम जो होते हैं उसमें 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो प्राणायाम में मैंने 3 तरह की क्रियाएं पहले ही आपको बता रखी है। एक तो होता है रेचक, एक होता है पूरक, और एक होता है कुंभक। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता रखा है। जो रेचक होता है, रेचक के अंदर हम क्या करते हैं? श्वास को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकालते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं। पूरक में हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, इनहेल करते हैं। इसमें एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं। क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं। स्थिर कैसा रखना? या तो हमने श्वास अंदर की तरफ लिया, या तो आंतरिक कुंभक होगा, ठीक है, या फिर बाह्य कुंभक होगा। या तो श्वास को अंदर लेना है, अंदर भर करके फिर श्वास को रोक दिया बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा? आंतरिक कुंभक हो जाएगा। या फिर हमने श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया और फिर श्वास को रोक दिया, तो ये बाह्य कुंभक हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पर ही प्राणायाम है। तो हम प्राणायाम आगे पढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्राणायाम हम शुरू करते हैं। प्राणायाम में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो प्राणायाम का अर्थ होता है, प्राणायाम का जो अर्थ होता है, इसका जो संधि विच्छेद हमने किया था वो क्या था? प्राण धन आयाम। ठीक है, प्राण धन आयाम। प्राण का मतलब हमने लिया था प्राण वायु। ठीक है, प्राण वायु। ठीक है, और आयाम का अर्थ हमने लिया था नियंत्रण। क्या लिया था? नियंत्रण या कंट्रोल करना। यानी जो हमारे प्राण वायु है या जो हमारा श्वसन है, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के ऊपर क्या करना है? नियंत्रण करना ही क्या है? प्राणायाम। ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है। तो आज हम पहला प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम बहुत इजी है। इनके नाम जितने आपको हार्ड लगते हैं ना, उतने ये हार्ड है नहीं। बस आपको एक बार समझने की देर है। समझने के बाद यदि आपने एक बार प्रैक्टिकल कर दिया ना खुद में खुद, तो बिल्कुल इजीली आपको कभी भी आप नहीं भूलोगे। बस नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर नाम भी अगर आप
नरपसर की क्लास 1-2 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। अब देखिए भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका का जो अर्थ है वह धोकनी से है। किससे है? धोकनी। धोकनी क्या होता है? धोकनी हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं भूंगली। क्या बोलते हैं? भूंगली। ठीक है। अमूमन एक लोहे की पाइप होती है ऐसे, इस प्रकार से जब आग जलाते हैं ना घरों के अंदर, तो इस प्रकार से एक लोहे की पाइप होती है। जब आग, मान लीजिए आग जल रही है, ठीक है, ये आग जल रही है, ठीक है, तो आग जलाते हैं ना, उस समय क्या होता है कि मान लीजिए आग बुझ गई, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ी सी हवा की जरूरत है, तो अपन हवा देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हवा देते हैं तो आग क्या होता है? वापस से जल जाती है। आग क्या हो जाता है? वापस से जल जाती है। इसी को हम बोलते हैं धोकनी। हम मारवाड़ी में तो हम इसको भूंगली बोलते हैं। मैं तो प्योर मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ में ही रहता हूँ, इसलिए मारवाड़ी हम इसको भूंगली बोलते हैं। ठीक है। महिलाओं के बहुत काम की चीज है। जब भी पति कोई बदमाशी करते हैं तो चूल्हे के पास से लेके देखिए भस्त्रिका प्राणायाम पे आते हैं। धोकनी, भस्त्रिका का अर्थ सीधा सीधा धोकनी से लिया गया है। पर अब देखिए भस्त्रिका प्राणायाम होता क्या है वो देखिए। भस्त्रिका के अंदर क्या होता है, शायद मैं आपको वर्बली लिखने से ज्यादा आपको वर्बली यानी बोलकर ज्यादा समझा सकता हूं। मेरी वाणी को आप है ना अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिख देना, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और नरपत सर पढ़ा रहे फिर तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, बिल्कुल इजीली पहले तो देख दरी बिछानी है, दरी या आसन बिछाना है। आसन बिछाने के बाद में उसके ऊपर आराम से बैठ जाना है। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आप चाहे तो सुखासन में भी बैठ जाइए, भले चाहे पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए। ठीक है। तो अब देखिए भस्त्रिका करना कैसे है। भस्त्रिका करने से पहले बिल्कुल है ना आराम से रिलैक्स बैठ जाना है। ठीक है। और बिल्कुल श्वास को धीरे धीरे इनहेल करना है। क्या करना है, श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे अंदर की तरफ श्वास को लेना है। ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करना है, धीमे धीमे धीरे धीरे श्वास को भीतर भरना है। क्या करना है, श्वास को भीतर भरना है, भीतर भरना है। भरना किससे है, नाक से ही। किससे भरना है, जो दोनों नासिका छिद्र है उनकी सहायता से। मुंह को बंद रखना है, बिल्कुल धीमे धीमे जितना हो सके, जितना संभव हो सके श्वास को क्या करना है, भीतर की तरफ भरना है, जितना संभव हो सके। फिर वापस धीमे धीमे क्या करना है, वही धीरे धीरे वापस श्वास को क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना है। निकालना कहां से है, निकालना भी वापस नाक की सहायता है। जो नासिका छिद्र है उसकी सहायता से ही क्या करना है, वापस श्वास को बाहर निकालना है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। अब नाम देखो, भस्त्रिका जो ब्रह्मास्त्र जैसा लग रहा है, ठीक है, पर ये बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, बिल्कुल एक भी आराम से आसन पे बैठ गए, श्वास को इनहेल किया, जहां तक संभव वो इनहेल करना है। ठीक है। मैक्सिमम इनहेल करना है अंदर की तरफ। ठीक है। बिल्कुल धीमे धीमे, कोई स्पीड से ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल धीमे धीमे यथासंभव इस प्रकार से इनहेल किया। ठीक है। और जैसे इनहेल कंप्लीट हो गया वैसे ही वापस क्या करना है, एक्सहेल कर लेना है। संभव हो तो बीच में रुक भी सकते हैं। अब देखिए इनहेल करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अरे इनहेल करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। ठीक है। और वापस छोड़ना है उसको क्या कहते हैं, रेचक। ठीक है। पूरक और रेचक। ठीक है। मृदु पूरक, मृदु मतलब ये मृदु लिख देता हूं आपको। ठीक है। मृदु पूरक करना है और मृदु ही क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है। फेफड़ों के अंदर जो हमारे फेफड़े हैं पूरी हवा से भर जाने चाहिए। ठीक है। जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक भरने की कोशिश करनी है। पूरे के पूरे हवा से भर जाने चाहिए। जो छिद्र बंद पड़े हैं, ठीक है, जो एलिविला जो बंद पड़ी है वो भी क्या है, खुलनी चाहिए। ठीक है। फेफड़ों के अंदर पूरा के पूरा ऑक्सीजन को भर देना है। अब देखिए मृदुपूर्वक, यदि हम बिल्कुल धीमे धीमे श्वास को ले रहे हैं, जितना लंबा हो सके श्वास को लेना है। ठीक है। और जितना लंबा हो सके श्वास को छोड़ना है। ठीक है। मृदु तरीके से किया है, बिल्कुल मृदु रूप में किया है, मतलब आसानी से साथ उसको किया है, तो उसको कहते हैं मृदु भस्त्रिका। क्या कहते हैं,
मृदु भस्त्रिका। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, मृदु भस्त्रिका करते हुए हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, और हमने थोड़ा सा हल्का सा तेज कर लिया श्वास को और आवश्यकता से अधिक फेफड़ों में भर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या, वो क्या हो जाएगा, वो भस्त्रिका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, केवल भस्त्रिका हो जाएगा। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में मृदु पूरक और मृदु रेचक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जितने भी है ना, सबके अंदर श्वसन क्रिया में फायदा होगा। जितने भी दमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, श्वास संबंधी कोई रोग है, ठीक है, हृदय संबंधी कोई विकार है, तो उनमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। मॉर्निंग के समय करने से तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाला प्राणायाम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति को हमने सठ क्रिया के अंदर भी पढ़ा था और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि कपालभाति जो सठ क्रिया या सठ कर्म है ना, उसका छठा भाग क्या है, कपालभाति है। उससे हमारी जो आंतरिक श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र की शुद्धि होती है या आंतरिक वात की शुद्धि होती है। वात यानी वायु की शुद्धि होती है। इसलिए हमने कपालभाति को किसमें रखा था, सठ क्रिया के अंदर भी रखा था। कपालभाति प्राणायाम के अंदर क्या होता है, कपालभाति प्राणायाम के अंदर जैसे मैंने पहले बता दिया है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, केवल जो पूर्ण रेचक है ना, पूर्ण रेचक पर ही अपने क्या करना है, ध्यान देना है। पूर्ण रेचक पर ही ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ये इसका नासिका वाला पार्ट है, ये इसकी नाक है, ये एक छिद्र इधर है, एक छिद्र इधर है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, पेन लिया मैं एक बार, देखिए करना क्या है, हमें जो हमारे इंटरनल यानी हमारे जो पेट है ना, पेट के अंदर से हवा को पूरे वेग के साथ क्या करना है, बाहर की तरफ फेंकना है। बाहर की तरफ, पेट कहां जाएगा, अंदर की तरफ। पेट कहां जाएगा, जैसे अब देखिए मेरे पेट आपको दिख रहा होगा शायद, अंदर की तरफ, मतलब श्वास में बाहर फेंक रहा हूं वेग के साथ में, और पेट कहां जाएगा मेरा, अंदर की तरफ। पेट कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा। और श्वास कहां आएगा, श्वास आ जाएगा बाहर की तरफ। श्वास कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ। श्वास कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, श्वास को पूर्ण, अपना पूरा ध्यान किसके ऊपर होता है, केवल रेचक प्रक्रिया के ऊपर होगा। किस पर होगा, रेचक, मतलब श्वास को बाहर फेंकने में ही हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। जो पूरक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, पूरक प्रक्रिया। पूरक प्रक्रिया का मतलब श्वास वापस अंदर जाएगी, ठीक है, तो स्वतः जाएगी। पूरक क्या होगा, स्वतः ही होगा। हमें केवल किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, केवल रेचक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। पूरा श्वास को बाहर फेंकने में, बाहर धकेलने में ही अपना पूरा पावर स्टेमिना लगाना है। ठीक है अरे बाबा, मेरे को तो सच में आप विश्वास नहीं करोगे, फिर मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, और अपने जो 400 नंबर वाला कैप्सूल है वो भी चल रहा है। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को लेने कंपल्सरी हो गए हैं। बीच बीच में क्या पढ़ाई की वजह से हो गया ये सब कुछ। फिजिकल एक्टिविटी अब मैंने शुरू कर दी है, हफ्ता भर हो गया है, मैंने अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है वापस। इस बार ये वेट सही ढंग से ले आएंगे। अब देखिए कपालभाति में क्या करना है, केवल पूर्ण रेचक पर ही ध्यान देना है। पूर्ण रेचक पर ही ध्यान देना है। जो पूरी प्रक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। ठीक है, यही चीज है, इससे ज्यादा बाकी कपालभाति का अर्थ और मैंने पहले बता रखा है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम में वो के वो प्रोसीजर है। पहले बैठ गए आराम से किसी भी एक आसन के अंदर, ठीक है, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, और उसके बाद में क्या करना है, देखिए पहले आराम से देखिए, बिल्कुल इजी है। अपना जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे को, अपना जो राइट हैंड का अंगूठा है, इसको क्या करना है, नोजल के राइट साइड में रखना है। राइट वाला जो नासिका गुहा है ना, इसके ऊपर रखना है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इससे इनहेल करना है। क्या करना है, इस पार्ट से क्या करना है, इनहेल करना है।
श्वास को भीतर की तरफ भरना है। ठीक है, भीतर भर दिया श्वास को, फिर वापस ये जो अनामिका उंगली है इसका नाम अनामिका है। ठीक है, ये मध्यमा है। इन दोनों उंगलियों की सहायता से, इन दोनों उंगलियों की सहायता से, या एक से केवल अनामिका से या इन दोनों उंगलियों की सहायता से वापस इस साइड से क्या करना है, श्वास को एक्सेल करना है, यानी बाहर निकालना है। फिर वापस से इसी साइड से वापस इनहेल करना है, इसी साइड से वापस इनहेल करना है और वापस इस साइड से एक्सेल करना है। ध्यान रखिए कि देखिए जिस साइड से आपने एक्सेल किया है यानी श्वास को बाहर निकाला है, उसी साइड से वापस क्या करना है, श्वास को अंदर लेना है। अंदर लेने के बाद में साइड को चेंज कर देना है। ठीक है, इनहेल किया, इनहेल करने के बाद साइड चेंज, एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, उसी साइड से वापस इनहेल करना है। इनहेल किया, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड इनहेल हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल के बाद वापस इनहेल और एक्सेल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए इसी को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और इससे बोले जाते हैं कि गठिया, अल्सर, डायबिटीज, चर्म रोग, कई सारे जो रोग है ना वो लगभग ठीक हो जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी व्यायाम, जो बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम जो है वह माना जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, एक बार वापस से देखिए, थोड़ा थ्योरेटिकली देख लीजिए। वापस वही, ये हमारा नोजल वाला पार्ट है, नाक वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेल किया। क्या किया, इनहेल किया। ठीक है, ये 1 नंबर पर हमने क्या किया, इनहेल किया। ठीक है, 2 नंबर पर हमने क्या किया, एक्सेल किया। किस साइड से, इस साइड से। ठीक है, ये मान लीजिए अपनी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, जैसे लेफ्ट से इनहेल किया, पहला कौन सा इनहेल है, पहला नंबर पे लेफ्ट से क्या है, इनहेल है। दूसरे नंबर पे क्या है, राइट से क्या है, एक्सेल है। दूसरे नंबर पर राइट से क्या है, एक्सेल है। राइट साइड से क्या किया है, एक्सेल किया है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर वापस क्या किया है, राइट से ही क्या किया है, इनहेल किया है। राइट से ही क्या किया है, इनहेल किया है। ठीक है, और चौथे नंबर पर वापस राइट से ही क्या किया है, एक्सेल किया है। लेफ्ट से एक्सेल किया है। चौथे नंबर पर लेफ्ट से क्या किया है, एक्सेल किया है। अब वापस क्या करेंगे, वापस से पहला नंबर आ जाएगा, यानी लेफ्ट से वापस इनहेल करना है। ये चीज ध्यान रखिए कि जिस साइड से आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेल किया है तो साइड चेंज करनी है। इनहेल किया है तो मतलब जैसे ही श्वास को अंदर किया है तो साइड को क्या करना है, चेंज करना है। बस ये चीज है। प्रयोग किस किस का करना है, जो हमारे हाथ का जो अंगूठा है, हाथ का जो अंगूठा है, और अंगुलियों में किस किस का प्रयोग करना है। अंगुलियों में एक तो इसका अमूमन मैक्सिमम तो इसका यूज होता है अनामिका का। किसका, अनामिका का। अनामिका भी कौन से हाथ की है, राइट हैंड की है। कौन से हाथ की है, राइट हैंड की। ठीक है, और थंब भी कौन से हैंड का है, राइट हैंड का ही थंब, मतलब राइट हैंड का यूज करना है। एक तरफ तो थंब रहेगा, अंगूठा रहेगा, दूसरी तरफ अनामिका अंगुली रहेगी। कभी कभार किसी एक आधी बुक्स में जो प्राणायाम रहस्य है स्वामी रामदेव जी की, उसमें लिखा हुआ है कि मध्यमा का भी उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, मध्यमा का भी उपयोग करेंगे। ये जो मध्यमा है, मध्यमा अंगुली जो जिसको अपन मिडिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, मध्यमा अंगुली है। अनामिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फिंगर। क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, मिडल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यमा और अनामिका का उपयोग करेंगे किसके अंदर, अनुलोम विलोम के अंदर। मैक्सिमम किसका उपयोग करेंगे, अनामिका अंगुली का। ठीक है, ज्यादातर अनामिका अंगुली और राइट हैंड के अंगूठे का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी एक आध बुक में क्या लिखा हुआ है कि मध्यमा भी लिखा हुआ है। तो ये अनुलोम विलोम आपको समझ में आया होगा। इसके चमत्कारी प्रभाव होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले बेनिफिट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर दीजिए। देखिए महायोग क्रिया फर्स्ट, ये भी एक तरह का प्राणायाम है। ये क्या है, ये भी एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम है, इसको हम चौथे नंबर पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने जो सबसे फर्स्ट वाला प्राणायाम किया था, जो भस्त्रिका जो प्राणायाम किया था, भस्त्रिका प्राणायाम के समान ही है।
ये भस्त्रिका प्राणायाम के समान ही है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या कर रहे थे, हम पहले तो बिल्कुल इजीली मृदु भस्त्रिका में हम क्या कर रहे थे, श्वास को अंदर ले रहे हैं बिल्कुल धीमे धीमे और वापस आराम से धीमे धीमे मैक्सिमम जितना हो सके उतना बाहर निकालना है श्वास को। ये हम किस में कर रहे थे, भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर करना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना है, इसी प्रक्रिया को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। श्वास को क्या करना है, अब तेज तेज लेना है। श्वास को क्या करना है, अब तेज तेज लेना है। तेज तेज कैसे, बस इसी में इस प्रकार से श्वास को क्या करना है, तेज तेज अंदर और बाहर करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब हम एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाए तब हमें क्या करना है, श्वास को पूरी तरह से एक्सेल करना है। क्या करना है, पूरी तरह से बाहर निकाल देना है और तीनों बंद लगा देने। क्या करना है, श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, श्वास को पूरी तरह से बाहर एक्सेल कर दिया, पूरा के पूरा एक्सेल कर दिया और एक्सेल करने के बाद में तुरंत कुंभक लगा देना है। क्या करना है, कुंभक, यानी तुरंत बाह्य कुंभक कर देना है। श्वास जैसे पूरा बाहर गया तुरंत क्या कर देना, बाह्य कुंभक कर देना है। यानी श्वास को पूरा पूरा बाहर निकाल दिया, फिर श्वास रोक देना, फिर श्वास वापस अंदर नहीं लेना है, फिर श्वसन प्रक्रिया को रोक देना। इसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभक। क्या कहते हैं, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक के बाद में हमें क्या करना है, तीनों बंद लगा देने हैं। कौन कौन से, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। ठीक है, तीनों के तीनों क्या लगाने हैं, बंद एक साथ में लगा देने हैं। तीनों के तीनों बंद जब एक साथ में लगते हैं ना, कौन कौन से, जालंधर बंद, ठीक है, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, ये तीनों एक साथ लगते हैं ना, तो इस अवस्था को हम कहते हैं त्रिबंध अवस्था। क्या कहते हैं, त्रिबंध अवस्था, या जिसे हम महाबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं। बस जैसे तीनों बंद एक साथ लग गए, जैसे तीनों बंद एक साथ लग गए, ठीक है, और पूर्ण कुंभक चल ही रहा है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महायोग क्रिया प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब मजा आएगा आपको। अब यहाँ पे कुछ सीखने लायक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जीवन में सीखने लायक कुछ बातें यहाँ से शुरू होगी। अब आपको ऋषि मुनि वाली फीलिंग आने लगेगी इसके बाद में। देखना, सबसे पहले तो आपको चीजें समझ लीजिए, समझने के बाद बिल्कुल सीखने में आसानी रहेगी। जैसे ये मैं खड़ा हूं, मान लीजिए ये मेरा फेस है। क्या है, ये मेरा फेस है। हाँ, ऐसा ही है लगभग, इतना हैंडसम नहीं हूं मैं। देखिए, ये मेरा फेस है। अब देखिए, मेरी जो लेफ्ट साइड है, मेरी जो लेफ्ट साइड है, इसे हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। कौन सी, चंद्र नाड़ी। आपकी भी, मेरे अकेले की नहीं, सबकी। जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला जो नोजल पार्ट है, लेफ्ट साइड की जो नासिका गुहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और जो राइट साइड वाली नोजल पार्ट है, राइट साइड वाली, इधर वाली, इसको बोलते हैं अपन सूर्य नाड़ी। क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी। देखो, वापस से सुनिए, लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है इसको बोलते हैं अपन चंद्र नाड़ी। क्या बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। ये लिखा हुआ है चंद्र, ठीक है। ये कौन सी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, ठीक है। कौन सी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी, ठीक है। अब देखिए, इस चंद्र नाड़ी को, जो लेफ्ट वाले चंद्र नाड़ी है ना, इसको हमें ना ईड़ा नाड़ी से मिला, इसका नाम ईड़ा नाड़ी भी है। क्या नाम है, ईड़ा, ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईड़ा नाड़ी, ठीक है। या फिर अपन कहीं कहीं पे इंगला भी लिखा हुआ है। क्या लिखा होता है, इंगला। क्या लिखा होता है, इंगला। चाहे इंगला नाड़ी कह दो, चाहे ईड़ा नाड़ी कह दो, चाहे चंद्र नाड़ी कह दो, और चाहे आप लेफ्ट वाली नासिका गुहा कह दो, एक ही बात है। ये चारों, ये सभी क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, राइट साइड में आते हैं। राइट साइड का जो नोजल पार्ट है, जहां से हम राइट साइड से श्वास लेते हैं, इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। क्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी। राइट साइड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, राइट साइड का जो ये पार्ट है नासिका का, इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी।
सूर्य नाड़ी कह दो, चाहे पीड़ा नाड़ी कह दो। कौन सी नाड़ी कह दो? पीड़ा, ठीक है, या फिर पिंगला नाड़ी कह दो। कौन सी नाड़ी कह दो? पिंगला नाड़ी, ठीक है। अब देखिए ध्यान यही रखना है, राइट साइड में पिंगला नाड़ी, ये भी आ सकते हैं, सूर्य किसी भी चीज को पिंगला सकता है, ठीक है, तो पिंगला नाड़ी, ठीक है, और चंद्र से इंगला नाड़ी, ठीक है। तो सूर्य से पिंगला नाड़ी या पीड़ा नाड़ी, चंद्र से ईड़ा नाड़ी या इंगला नाड़ी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस ये राइट और लेफ्ट साइड का कॉम्बिनेशन है, इसी के ऊपर बेस्ड है चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम। अब देखिए होता क्या है चंद्र भेदी प्राणायाम के अंदर, क्या होता है, फिर से वही काम करना है। जो राइट साइड है हमारी, जो राइट साइड है, राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब से क्या करना है, राइट हैंड के थंब से क्या किया है हमने, सबसे पहले अपनी सूर्य नाड़ी है इसको बंद कर दिया। क्या किया? सूर्य नाड़ी, यानी जो हमारा राइट वाला पार्ट है, राइट वाला नासिका पार्ट है, इसको क्या किया? बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद में इनहेल करना है, श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे अंदर की तरफ लेना, अंदर लेना है सांस को, ठीक है। श्वास को अंदर कहां से लिया हमने? चंद्र नाड़ी से। कौन सी नाड़ी से लिया? चंद्र नाड़ी से श्वास को क्या लिया? इनहेल किया, अंदर लिया, ठीक है। अंदर लेने के बाद में वापस क्या करना है, श्वास अंदर है अभी, ठीक है, अंदर है। अब अंदर लेने के बाद में वापस वही इन दोनों उंगलियों की सहायता से, जो मध्यमा और अनामिका उंगली है, इन दोनों की सहायता से इधर वाले चंद्र नाड़ी को बंद करना है और सूर्य नाड़ी से क्या करना है? एक्सेल करना है। सूर्य नाड़ी से क्या करना है? एक्सेल करना है, मतलब बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। यही प्रक्रिया लगातार चलेगी। श्वास इन तो कहां से करना है? चंद्र नाड़ी से, और एक्सेल कहां से करना है? सूर्य नाड़ी से। जब चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे तो वो कौन सा प्राणायाम हो जाएगा? चंद्र भेदी प्राणायाम हो जाएगा। चंद्र भेदी प्राणायाम के अंदर चंद्र नाड़ी से तो इनहेल करना है, श्वास को अंदर लेना है, चंद्र नाड़ी से श्वास को क्या लेना है? अंदर लेना है, और सूर्य नाड़ी से श्वास को क्या करना है? बाहर निकालना है। वापस यही प्रोसेस चलेगा, चंद्र नाड़ी से इनहेल किया, सूर्य नाड़ी से बाहर निकाला, ठीक है। प्राणायाम जितने भी हैं वह 5 मिनट से स्टार्ट होते हैं। मिनिमम कितने करने हैं? 5 मिनट तक करने हैं, ठीक है, मिनिमम 5 मिनट तक करने हैं। जो एवरेज टाइम होता है वो होता है 10 मिनट का। कितना होता है एवरेज टाइम? कितना होता है? 10 मिनट का। औसत समय कितना होता है? 10 मिनट का। और मैक्सिमम कितना करना चाहिए? 15 मिनट तक हर एक प्राणायाम को करना चाहिए। 15 मिनट तक हर एक प्राणायाम को करना चाहिए, ठीक है। प्राणायाम सभी के सभी प्रातः समय में किए जाते हैं, लगभग खाना खाने से पूर्व। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है कि भाई ध्यानात्मक आसन में नहीं बैठ सकता है, तो वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि डायग्राम भले ही थोड़े बहुत इधर उधर बन गए होंगे, राइटिंग भले ही थोड़ी बहुत इधर उधर आ गई होगी, हो सकता है कोई मात्रा भी इधर उधर आ गई होगी, पर जो मेटीरियल मिल रहा है ना आपको, ठीक है ना, उस मेटीरियल के ऊपर फोकस कीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का हीरा है। क्या है? 1 करोड़ का हीरा है, इसको आपको लेकर जाना है। अब चाहे उसको आप सोने के बॉक्स में पैक करवा के लेके जाओगे, चाहे चांदी के, चाहे लोहे के बॉक्स में पैक करवा के लेके जाओगे, जो हीरा है ना, हीरे की कीमत वो के वो रहेगी, वो घटेगी नहीं। तो राइटिंग हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा नहीं रहे, तो इतना मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूं उसके ऊपर। मैं जो आपको सामग्री प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिले, ठीक है। ये बोर्ड को देखकर तो हंसी आएगी आएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आगे इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए फिर देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम भी बिल्कुल इसके सेम ही सेम है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनहेल कौन सी साइड से करना है? राइट साइड से इनहेल करना है। पहले इन दोनों हाथ वही रहेगा, राइट वाला हैंड ही रहेगा। इन दोनों उंगलियों की सहायता से जो चंद्र वाला पार्ट है ना, इसको बंद करना है। श्वास कहां से लेना है? सूर्य वाले पार्ट से ये श्वास लिया, और छोड़ना कहां से? चंद्र वाले पार्ट से श्वास छोड़ना है। वापस सूर्य वाले पार्ट से लिया और वापस छोड़ना है तो चंद्र वाले पार्ट से छोड़ दिया। इस प्राणायाम को अपन कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। क्या कहते हैं? सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और होती है, 3 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में। नाड़ियां कितनी होती है? 3। लिखता हूं यहां पे, देखिए पहला हो गया ईड़ा नाड़ी। क्या हो गया? ईड़ा नाड़ी। दूसरा हो गया पीड़ा नाड़ी, पीड़ा नाड़ी। और तीसरा होता है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी लिख देता हूं। ये तीनों नाड़ी
हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में होती है। ठीक है, ईड़ा को अपन इंगला भी कह सकते हैं, ये इंगला हो गया। ठीक है, पीड़ा को हम पिंगला भी कह सकते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम है। ठीक है, पर जो ध्यान रखने लायक बात है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईड़ा और पीड़ा नाड़ी के द्वारा, यानी सूर्य बेदी और चंद्र बेदी प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है वेदों के अंदर कि सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाती है, यानी अब देखिए, आप अपने नाक पे ध्यान दीजिए, एक साइड से ज्यादा श्वास आ रहा होगा, जैसे मेरा अभी लेफ्ट साइड से आ रहा है, यानी चंद्र नाड़ी से श्वास ज्यादा प्रवाह, यानी अभी मेरी चंद्र नाड़ी चलायमान है। कौन सी नाड़ी चलायमान है? चंद्र नाड़ी। ठीक है, अगर मेरा राइट साइड से श्वास का फ्लो है तो मेरी सूर्य नाड़ी चलायमान है। और अगर मेरा दोनों साइड से, राइट से और लेफ्ट से, दोनों साइड में बराबर फ्लो आ रहा है, बिल्कुल इक्वल फ्लो आ रहा है, कहीं से भी थोड़ा भी ज्यादा या कम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उसी नाड़ी को हम क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब भी ये माना जाता है कि जब भी सुषुम्ना नाड़ी हमारी प्रज्वलित हो जाती है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि उस समय लिया गया भगवान का एक नाम सहस्त्र नाम, यानी 1000 नाम बन जाते हैं। कितने नाम बन जाते हैं? 1000। इस समय जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तब हमारा मस्तिष्क है ना, कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, एक मस्तिष्क में दिव्य शक्ति आ जाती है। उस समय हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो हमारी 100% दिमाग में छप जाती है। 100% कहां छप जाती है? दिमाग के अंदर छप जाती है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में यदि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय दिया जाता है, जैसे 6 बजे तक का दिया जाता है, पर अब आजकल 6 बजे शोर शराबा हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में, कौन से मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी भगवान का नाम लिया जाए तो एक नाम के कोटि नाम बन जाते हैं, एक नाम के करोड़ों नाम बन जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, मतलब सुबह सुबह हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ठीक है, तो एक नाम की, मतलब हम भगवान का एक बार, जैसे मान लीजिए आप किसी भी भगवान को याद करें, मान लीजिए ओम, आपने एक बार ओम बोला, तो भगवान के पास जब नोट हो गए ना, वहां करोड़ बार नोट होगी, 1 करोड़ बार नोट होगी। कितनी बार? 1 करोड़ बार। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर यदि सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो। और भी कुछ बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और ब्रह्मा जी के बेटे जो हैं वो वधु का उच्चारण करते हुए आते हैं। ठीक है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, उनकी दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। देखो, ये तो सब आगे की बातें हैं, अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों मिलकर किस नाड़ी को जागृत करती हैं? सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती है। चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट साइड से इनहेल करना, सूर्य नाड़ी यानी राइट साइड से इनहेल करना, एक्सहेल वापस ऑपोजिट साइड से करना है। ये चंद्र बेदी प्राणायाम और सूर्य बेदी प्राणायाम है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो शीतली, शीतकारी, उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, वो आगे वाली वीडियो में करवाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सबसे लंबी वीडियो बन गई है ये।